नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। बल तथा दाब आप ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता। दिशा में वस्तु गति कर रही है और अगर हम उस पर एक बल का प्रयोग करें तो हम उसकी दिशा में या उसकी अवस्था में हम परिवर्तन ला सकते हैं। ये आप जानते हैं, हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन इसको अगर हम साइंटिफिक वे में और थोड़ा सा समझना चाहें तो उसको कैसे समझेंगे, तो उसके लिए बुक खोलते हैं। आपके पास है ना बुक? चलिए खोलते हैं फिर अपने बुक। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो क्या होता है। इसके लिए हम लोग फिर एक क्रियाकलाप करते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम एक रबड़ की गेंद लीजिए, ठीक है, ये हमने रबड़ की गेंद ले ली, ठीक है, और इसे आप किसी समतल सतह जैसे मेज या कंक्रीट के फर्श पर आप रखिए। और अब क्या है, आप गेंद को धीरे से जो जिस समतल सतह पर वो गेंद रखी हुई है उस पर धीरे से आप धक्का दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, गेंद गति करने लग जाती है, ठीक है। अब गतिशील गेंद को आप फिर से धक्का दीजिए। तो जब आप गतिशील गेंद को आप फिर से धक्का देंगे तो क्या होगा, आप उसकी चाल में कुछ एक परिवर्तन देखेंगे। जब आप धक्का दे रहे हैं तो वो हम देखते हैं कि उसकी चाल में परिवर्तन होता है, या तो वो बढ़ जाती है या वो घट जाती है। अब हम अपनी हथेली को गेंद जो आपकी अपनी हथेली से आप जो है गतिशील गेंद के सामने रखिए। तो जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करती है, आप तो उस समय क्या है, ये देखिए, जैसे आपको कहा है कि जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को आप हटा लीजिए। तो क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? अब देखिए हमारे सामने कितने ये एक डिफरेंट प्रकार के हम देख रहे हैं प्रश्न आ रहे हैं। तो फिर दूसरा जो है, पहले हम सारे प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर इनको डिस्कस करते हैं कि आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है, गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये बढ़ती है या घटती है, यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा। ये देखिए कितने प्रकार के प्रश्न है कि आप अब है कि गेंद है वो गतिशील है, अगर हमने वो हमारी हथेली से टकराए तो उसका क्या होता है कि ये डिपेंड करता है, हथेली से जब टकरा रहा है तो हथेली एकदम अगर हम हटा रहे हैं तो वो जितनी उसकी स्पीड से आ रही है उसकी स्पीड में परिवर्तन होता है, वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर हटाते हुए हमने उस पर थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, हम क्या देखते हैं, उसकी या तो दिशा में परिवर्तन हो जाता है और हम उसका जो वेग है उसमें भी हम परिवर्तन देखते हैं। लेकिन वो जो परिवर्तन है, अगर हथेली हटाते हुए हमने बॉल पे थोड़ा भी बल लगाया तो उसकी स्पीड में इंक्रीज होता है, और अगर बिना उस पर बल नहीं लगाया और हमने एकदम हटा लिया तो उसकी स्पीड हम देखते हैं वो डिक्रीज हो जाती है। इवन कभी कभी हम देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है। इसी प्रकार हम और जो आपकी कुछ और एग्जांपल्स को हम एक कंसिडर करते हैं। जैसे अगर पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है तो किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। अब आपसे पेनल्टी किक की क्यों बात कर रहे हैं, एक आपका जब फुटबॉल या हॉकी का गेम हो रहा है तब की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जब हमारा गेम चल रहा है तो ऑलरेडी क्या है, बॉल जो है आपकी मोशन में है, वो वेग से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जब पेनल्टी किक है तो क्या होता है, स्पेसिफिक एक जगह बॉल रखी जाती है तो उसका जो आरंभिक वेग होता है वो शून्य माना जाता है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही होती है। लेकिन फिर खिलाड़ी उसको पैर से धक्का देता है और गेंद जो होती है उसमें एक मूवमेंट क्रिएट होता है। इसलिए यहाँ पे कहा है कि जो इसकी पेनल्टी किक के समय जो बॉल की जो चाल थी वो शून्य थी और लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान कर दी।
अब वो फिर आगे कह रहे हैं कि गोल बचाने के लिए गेंद जो गोलकीपर होता है वो गेंद पर झपटता है या उछलता है। तो इस क्रिया द्वारा जो गोली गतिशील गेंद पर एक बल का प्रयोग लगाने का प्रयत्न करता है, और वो जो बल का प्रयोग होता है उसका होता है या तो जो एक बॉल मूव कर रही है उसके वेग को शून्य कर दे, या वो अपने बल से वो गोल से हटा के उसके जो डायरेक्शन है, जो जिस दिशा में वो जा रही है उसमें वो परिवर्तन ले आए। तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है। तो गोली द्वारा, जैसा मैंने कहा था कि गोली द्वारा लगाया गया बल या तो गेंद को रोक सकता है या उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और इस प्रकार वो गोल होने से बचा सकता है। तो अगर वो जो है रोकने में अगर जो गोली है वो सफल हो जाता है, तो गेंद का अगर हम वेग देखें तो आरंभिक वो शून्य होता है, फिर उसमें गति आती है और बाद में जाके फिर गेंद की जो चाल अगर हम कहें वो शून्य हो जाती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु पर ये मार्क कर लीजिए, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। ठीक है। और अगर जो हमने बल जो एक आपकी गतिशील वस्तु पर जो लगाया है, तो वो बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है, और यदि बल जो है वस्तु की गति की दिशा के विपरीत है तो जो उस पर जो बल लगा है वो होता है उसका वेग वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी मार्क कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है पूरा। तो इसको दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं, जैसे आपको ध्यान रहे कि ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने मार्क करा है। लगाया गया बल अगर जिस उसी दिशा में है जिस दिशा में वस्तु एक उसका मूवमेंट चल रहा है, तो उसकी वो जो है एक इनके उसके वस्तु की चाल बढ़ जाती है, लेकिन अगर विपरीत दिशा में है तो उसकी चाल घट जाती है। जैसे आपने ये देखा है, ये साइकिल के टायर को धक्का देकर, तो यहाँ पे इसलिए है कि हम इसको कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट रखने के लिए इसलिए एक डंडे का प्रयोग करते हैं और लगातार उस पर एक फोर्स अप्लाई करते रहते हैं जैसे ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट में चलता रहे। तो अब वो एक और आपका प्रश्न आ रहा है यहाँ पर कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है या और कुछ भी परिवर्तन आता है? इसको समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पे वो कहते हैं कि आप एक गेंद लीजिए और जैसा हमने क्रियाकलाप 11.3 में करा था उसकी भांति उसको हम एक किसी सतह पर रख देते हैं और गेंद को धक्का देकर चलाइए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब हम गेंद को चलाते हैं तो ये देखिए यहाँ एक हमने स्केल रख दिया, गेंद को इस डायरेक्शन में करा, अब वो आगे नहीं जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके वो क्या होता है, वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो दूसरी डायरेक्शन में चलती है। और यहाँ पे ये देखिए कि ये जा रही है और ये इधर गई और यहाँ से टकरा के ये वापस हो गई। तो इसमें हम देखते हैं उसकी दिशा में एक परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार जो है आप पैमाने को इस प्रकार रखिए कि गतिशील गेंद के पथ से पहले वो भिन्न कोण बनाए। तो हर बार जो हम देखेंगे कि उसके जो टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा में हम एक परिवर्तन देखेंगे। तो मीन्स वो किस कोण से टकरा रही है और वो फिर कैसे वापस जा रही है उसमें हमें एक भिन्नता देखने को मिलेगी। तो जैसे एक और आपका एग्जाम्पल आ रहा है वॉलीबॉल का खेल में क्या होता है, खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं और कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान की दूसरी ओर पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर वॉलीबॉल का आपने गेम देखा है तो उसमें
हम क्या करते हैं कि अगर हम दूसरे इतना हमें लगता है कि हम इतना फोर्स देखें दूसरी जगह नहीं दूसरे उस टीम को दे सकते हैं, तो हम अपने में ही ट्रांसफर करते हैं कि फिर कोई एक स्पेशल फोर्स लगाकर वो दूसरी टीम तक बॉल को पहुंचाता है। और कोशिश यह होती है कि उसका वेग इतना तेज हो कि दूसरी टीम उस पर फिर कुछ एक्ट नहीं कर पाए और बॉल नीचे गिर जाए। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। तो इन स्थितियों में हम क्या देख रहे हैं, गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन हो रहा है। हाँ, कोई परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक उसको एक फोर्स दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, उसके डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बल लगाने से हम दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं। तो किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को हम इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। गति की अवस्था को अगर हमें समझना है तो किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। तो मीन्स जब हम एक बल का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसकी चाल में भी डिफरेंस लेकर आ रहे हैं और उसकी दिशा में भी हम एक परिवर्तन ला रहे हैं। तो विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है और कोई वस्तु विराम अवस्था से में अथवा गतिशील में हो सकती है। और दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। तो मीन्स जैसे हमने एक पेनल्टी किक का देखा था, तो स्टार्टिंग में हम उसकी गति शून्य मान रहे थे और उसके बाद जब हम उसको फोर्स दे रहे थे, बल दे रहे थे, तो उसमें गति आ रही थी। तो ये सब जो हम उदाहरण देख रहे हैं, इससे हमको जो एक अगर इसका अर्थ निकाले तो यह निकलेगा कि बल लगने पर सदैव किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। अब ये हमारा ये जो है कि अनेक बार जो बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि ये बल लगाने पर भी हम ये देख रहे थे कि जैसे संदूक हम खिसकाना चाह रहे थे तो उसकी अवस्था में हम परिवर्तन नहीं देख रहे थे। लेकिन अगर बॉल है तो उस पे हम थोड़ा सा बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो तो और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम जैसे कोई दीवार है, कोई भारी ऐसी कोई वस्तु है, हम कहें हम उस पर बल लगा रहे हैं, वो उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा, वो नहीं आता है। तो इसका अर्थ है कि ये एक हम जो कह रहे हैं कि बल लगाने से किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आता है, वो कहीं हम देखते हैं ये एक सत्यापित हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं नहीं हो रहा है। जैसे संदूक में हम बल लगा रहे हैं, संदूक नहीं जा रहा है आगे, लेकिन बॉल में हम वही उससे कम बल लगा रहे हैं, बॉल की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि अभी हमें बल के बारे में और अधिक जानकारी लेनी है कि बल जो है तो किसी वस्तु पे हम कहते हैं इस पे अधिक बल लगाना है और किसी वस्तु पे कहते हैं इस पर कम बल लगाना है। तो ये बल में जो है इसका मतलब है उसके मैग्नीट्यूड में कुछ बल का एक कैलकुलेशन होता होगा, तभी हम कहते हैं कि इसमें कम बल लगाया जा सकता है या इसमें अधिक। तो ये और बल के बारे में कि क्या एक इसके मैग्नीट्यूड में कैसे डिफरेंस आता है, इसको हम समझते आगे के सेशंस में जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं बल किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन लाता है। जैसे अगर हम देखें कि हमारा ये आटा गूंदा हुआ है, तो हाथ से नीचे की ओर दबाने पर हम देखते हैं कि उसका जो है उसकी एक गति की अवस्था में तो नहीं परिवर्तन आ रहा है, कोई वो गति नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी आकृति में हम देखते हैं बल के प्रभाव से परिवर्तन आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम साइकिल की गद्दी पर बैठे तो हम देखते हैं उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। जो एक हमें फ्लैट सरफेस सा दिखता है वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार अगर हमने कोई रबड़ का छल्ला किसी हुक से लटकाया है
और उस पर कोई भार लटकाया है तो हम उसकी अवस्था में परिवर्तन देखते हैं। और आप ये देखें कि अगर कोई हमने ऐसा एक स्केल, कोई एक धातु का पैमाना कुछ रखा है और बीच में कुछ वेट रखा है, हम फिर देखते हैं कि उसकी गति की अवस्था में तो कोई परिवर्तन नहीं मिल रहा है, लेकिन आकृति में हमें परिवर्तन मिल रहा है। तो एक चीज अभी तक तो हम देख रहे थे, बल के प्रयोग से हम गति में परिवर्तन ला रहे थे, लेकिन आज हम लोग एक जो और थोड़े एग्जांपल्स देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि उसकी आकृति में भी एक परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा आपको ये एक चीज और बता रहे हैं कि जैसे हम कोई गुब्बारे को अपने हथेली के बीच में रखते हैं और दबाते हैं तो क्या होता है, वो पिचक जाता है, उसकी हवा निकल जाती है, फूट जाता है। और जैसे आटे की लोई को बेलकर हम चपाती बनाते हैं तो हम क्या होता है, जो बेलन होता है उससे हम उसकी आकृति में परिवर्तन लाते हैं, और खाली अगर हम बेलन को उस पर रख दें तो बस उतना ही चेंज आता है। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूस उस पर हम एक बल लगाते हैं तो वो चपाती की आकृति ले लेता है। इस प्रकार आपके और भी उदाहरण हैं कि आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं बल लगाने पर आकृति में भी परिवर्तन आता है। तो यहाँ अगर हमने ये जितने क्रियाकलाप देखे हैं उससे हम कह सकते हैं किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, आकृति में परिवर्तन कर सकता है, और कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। तो ये देखते हैं कि जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं तो हमें ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ आपको ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। या तो एक प्रभाव ला सकता है, जैसे खाली आकृति में चेंज ला रहा है, या दिशा में चेंज ला रहा है, या उसके वेग में परिवर्तन ला रहा है, लेकिन कभी कभी और एक साथ 2-3 प्रभाव भी हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे आकृति में, वेग में, दिशा में जब तक बल नहीं लग रहा है तब तक कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। तो अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती है, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती है, तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती है। तो यह हमने देखा कैसे बल से हम काफी कुछ एक हमारा डिफरेंस आता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो चीजें देखी हैं इसके नोट्स देख लेते हैं। बच्चों बल द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन, किसी वस्तु पर बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाएगी, यदि लगाया गया बल गति की दिशा के विपरीत है तो वस्तु की चाल कम हो जाएगी। गति की अवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं तो किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। या आपकी बुक में भी मैंने मार्क करवाया, यहाँ नोट्स रूप में भी दिखा रही हूँ। और फिर गति की अवस्था की बात करते हैं तो किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। तो गति की अवस्था की जब हम बात कर रहे हैं इसका अर्थ है हम चाल और दिशा दोनों की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए। और विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है, और कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, और दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं मानी जाती हैं। और इसके साथ साथ बच्चों जो हमने आकृति की बात करी थी आपकी बुक में हमने जो नोट करवाया है वो सारे पॉइंट से सेम है, तो उसको भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और याद रखिएगा कि कैसे हम उसकी आकृति में बल द्वारा हम किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। और ये जो परिवर्तन है चाहे वेग का हो, चाहे दिशा का हो, चाहे चाल का हो, चाहे आपकी आकृति का हो, ये सब बल के कारण ही होता है। तो बच्चों अब आज का सेशन अब हम यही रोक रहे हैं, अगले सेशन में आगे का टॉपिक लेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।